साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से वीडियो में। आज हम 14वां प्रश्न देखेंगे। 14वां प्रश्न हमारा पूछा गया था कि लोक प्रशासकों द्वारा नीति निर्माण की प्रक्रिया में वांछित सामाजिक नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु क्या साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता दी जानी चाहिए अथवा परिणामों की प्रभावशीलता को समझाइए। ठीक है, अब इसको आसान भाषा में समझेंगे कि आज जो है ये प्रश्न ऐसा क्यों पूछा गया है। ठीक है, मान लीजिए आप एक जिला के कलेक्टर हैं और आपके सामने दो रास्ते हैं। पहला, नियमों का सख्ती से पालन करके पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना, लेकिन इससे काम थोड़ा धीमा होगा। दूसरा है जुगाड़ लगाकर नियमों को थोड़ा साइड रखकर जल्दी से परिणाम लाना ताकि रिपोर्ट में आप परफॉर्मर दिखें। अब सवाल यह है कि सही क्या है, नैतिक साधन या तेज परिणाम। यही आज हमारी चर्चा का केंद्र है। लोक प्रशासन में साधन मीन्स बनाम परिणाम इंस और सुशासन के लिए दोनों में संतुलन कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज को कि लोक प्रशासन में नैतिक साधन बनाम प्रभावी परिणाम, और समझेंगे कि एक लोक प्रशासक के लिए क्या ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ओनली नैतिकता या ओनली रिजल्ट, या दोनों का संतुलन। यह टॉपिक न सिर्फ यूपीएससी बीपीएससी या पीसीएस जैसे एग्जाम के लिए ज़रूरी है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए भी जो सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को समझना चाहता है। ठीक है, तो साधन और परिणाम क्या है, पहले इस बात को समझ लेते हैं। साधन और परिणाम क्या है, तो सबसे पहले दो बात साफ कर लेते हैं। साधन है क्या? साधन वह तरीका, वह प्रक्रिया जिसके जरिए नीति बनाई जाती है और लागू की जाती है। जैसे टेंडर कैसे जारी हुआ, फाइल कैसे पास हुई, किससे सलाह ली गई, डेटा कैसे इकट्ठा हुआ, मंजूरी कैसे मिली आदि। परिणाम क्या है, तो उस नीति से मिलने वाला अंतिम असर, जैसे कितने लोगों को लाभ हुआ, गरीबी कितनी घटी, कुपोषण कितना कम हुआ, प्रदूषण में कितनी कमी आई। लोक प्रशासन में नैतिकता का सवाल यहीं से उठता है कि क्या सिर्फ अच्छा परिणाम काफी है, या भले ही साधन संदिग्ध हो, या साधन भी उतने ही पवित्र होने चाहिए जितना लक्ष्य। तो भूमिका कैसे लिखेंगे? भूमिका लिखेंगे, लोक प्रशासक सार्वजनिक नीति निर्माण में केवल तकनीकी दक्षता ही नहीं बल्कि सामाजिक नैतिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर निर्णय लेते हैं। इस प्रक्रिया में एक मूलभूत प्रश्न सदैव उपस्थित रहता है कि क्या नैतिक साधनों यानी मीन्स को प्राथमिकता दी जाए या प्रभावी परिणामों ईंड्स को। आधुनिक शासन में जहां पारदर्शिता, सार्वजनिक विश्वास और सामाजिक न्याय प्रमुख मूल्य हैं, यह बहस अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। लोक प्रशासन में साधन और परिणाम दोनों ही नीति निर्माण के नैतिक मूल्यांकन के मुख्य आधार हैं। गांधी जी का कथन, मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज ईंड्स। ऐसे जब आप लिखते हैं कोई कोटेशन तो उसको हमेशा अंडरलाइन कर दिया करिए, उससे अच्छे नंबर मिलते हैं। लोक सेवा में गहरी प्रासंगिकता रखता है। इसके बावजूद आधुनिक प्रशासनिक चुनौतियां यह मांग करती हैं कि परिणामों की प्रभावशीलता भी सुनिश्चित हो। यानी महात्मा गांधी ने जो कहा कि मीन्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज एंड्स, उनका तर्क यह था कि यदि रास्ता गलत है तो मंजिल सच में सही हो ही नहीं सकती। जैसे अगर आप भ्रष्टाचार करके, नियम तोड़ करके किसी योजना को जल्दी पूरा भी कर लें तो भले ही वह सफल दिखे, लेकिन भीतर से वह अन्याय, अविश्वास और डर की नींव पर खड़ी होगी। लोक प्रशासन में यह विचार बहुत प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि यहाँ हर निर्णय करोड़ों की जिंदगी को प्रभावित करता है। तो आगे लिखेंगे, साधनों की नैतिक पारदर्शिता को प्राथमिकता क्यों क्यों प्राथमिकता दी जाए। तो साधनों का सार्वजनिक विश्वास का निर्माण। पहला है सार्वजनिक विश्वास का निर्माण, यानी यदि नीति निर्माण की प्रक्रिया भ्रष्टाचार, पक्षपात या अपारदर्शिता से प्रभावित हो तो सर्वोत्तम परिणाम भी नागरिक विश्वास खो देते हैं। यानी लोक प्रशासन का सबसे बड़ा पूंजी है पब्लिक ट्रस्ट, यानी जनता का भरोसा। मान लीजिए किसी यदि किसी राज्य सरकार ने सड़क निर्माण के लिए बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया। कागज पर तो सड़क बहुत उत्तम बनी दिख रही है, लेकिन टेंडर प्रक्रिया में घोटाला हुआ, घटिया सामग्री लगी, कमीशन खोरी हुई। नतीजा क्या होगा? सड़क जल्दी टूट जाएगी। जनता यह मानेगी कि सरकार सिर्फ शो कर रही है, और अगली बार कोई भी योजना ऐलान होगी तो लोग पहले से ही संदिग्ध में देखेंगे। यानी भले रिपोर्ट में परिणाम अच्छे लिख दिए जाएं, लेकिन जनता के दिमाग में प्रशासन की नैतिकता पर प्रश्न चिन्ह लग चुका होता है। उदाहरण के लिए क्या है, 2024-25 में कई राज्यों में एआई आधारित टेंडर प्रक्रिया लागू की गई ताकि सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता बढ़े। इससे न केवल लागत कम हुई बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ा। ठीक,
यानी हाल ही के वर्षों में कई जगह ई टेंडरिंग और एआई आधारित टेंडर स्क्रूटनी सिस्टम लागू किए गए। इसके दो बड़े असर देखे गए। पहले, टेंडर की प्रक्रिया ज़्यादा पारदर्शी हुई, किसको काम मिला, क्यों मिला, किस रेट पर मिला, सब डिजिटल रिकॉर्ड में दर्ज। दूसरा, फिक्स टेंडर, भाई भतीजावाद और मानवीय हस्तक्षेप की गुंजाइश कम हुई, जिससे भ्रष्टाचार घटा और लागत भी कम हुई। यहाँ ध्यान दीजिए कि तकनीक यानी एआई सिर्फ परिणाम बेहतर करने के लिए नहीं लगाई गई, बल्कि साधनों को ज़्यादा नैतिक और पारदर्शी बनाने के लिए लगाई गई। यानी इथिकल मीन्स ने ही इफेक्टिव इंड्स को मजबूत की। ठीक। अगला है संवैधानिक नैतिकता का पालन। तो कैसे? लोक प्रशासक संविधान में निहित समानता, न्याय और नैतिकता के सिद्धांतों से बंधे होते हैं। ठीक। यानी लोक प्रशासक केवल किसी मंत्री या सरकार के कर्मचारी नहीं हैं, वे संविधान के प्रति शपथबद्ध अधिकारी हैं। इसका मतलब है कि समानता, न्याय, गरिमा, मूल अधिकार ये सब केवल किताबी शब्द नहीं, बल्कि उसके निर्णयों के मार्गदर्शक सिद्धांत हैं। यदि कोई अधिकारी कहे कि सर रिजल्ट तो आ गया, लेकिन कुछ लोगों के अधिकार दब गए, क्या फर्क पड़ता है? तो यह संवैधानिक नैतिकता के खिलाफ है। लोक प्रशासन की असली पहचान यही है कि वह परिणाम के साथ साथ प्रक्रिया को भी संविधान सम्मत और नैतिक रखे। ठीक है। अगला है नैतिक प्रशासन का आदर्श गठन। यदि साधन शुद्ध ना हो तो प्रशासनिक संस्कृति में गलत संदेश जाता है। ठीक है। अगला है दीर्घकालिक स्थिरता, यानी अपारदर्शी साधनों से प्राप्त परिणाम अस्थायी होते हैं और आगे चलकर विवाद उत्पन्न करते हैं। यानी भूमि अधिग्रहण के मामले आपने देखे होंगे उदाहरण के तौर पे। तो भूमि अधिग्रहण में पारदर्शिता की कमी की कई परियोजनाओं को कई वर्षों तक विवादों में उलझा देती है। यानी भूमि अधिग्रहण के मामलों में यह बहुत साफ बात दिखती है कि जब बिना उचित मुआवजे, बिना संवाद, बिना ग्राम सभा के सहमति के जल्दी जल्दी जमीन ले ली जाती है, तो प्रोजेक्ट भले कागज पर शुरू हो जाए, लेकिन अदालतों में केस, धरने प्रदर्शन, अदालतों के आंदोलनों के कारण सालों तक अटक जाता है कोई भी प्रोजेक्ट। इसके उलट जहां उचित मुआवजा तय किया जाता है, प्रभावित लोगों से खुलकर बात हुई, पुनर्वास की योजना बनाई गई, वहां प्रोजेक्ट धीरे शुरू हुआ, लेकिन लंबी अवधि में कम विवादों के साथ स्थिरता से चला। यानी शुद्ध साधन धीमी गति के बावजूद अधिक स्थायी और न्यायपूर्ण परिणाम देते हैं। ठीक। अगला है परिणामों की प्रभावशीलता का महत्व। दूसरा है परिणामों की प्रभावशीलता का महत्व क्यों। तो जानेंगे, एक एक करके देखेंगे कि कल्याणकारी राज्य की अनिवार्यता के कारण। सरकार का अंतिम उद्देश्य नागरिकों का कल्याण है। यदि साधन नैतिक हों लेकिन परिणाम अप्रभावी, तो नीति निर्माण अपनी उपयोगिता खो देते हैं। उदाहरण के लिए पोषण अभियान के तहत कई राज्यों में डेटा संग्रह बेहद नैतिक और पारदर्शी था, परंतु परिणामों की अप्रभावशीलता न होने से कुपोषण दर में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका। ठीक। यानी कल्याणकारी राज और यूजफुलनेस का सवाल है इसमें। अब दूसरी तरफ बात करते हैं कि क्या सिर्फ नैतिक प्रक्रिया काफ़ी है अगर परिणाम ही ना आ रहा हो। सरकार कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट के मॉडल पर चलती है। मतलब अंतिम लक्ष्य है गरीबी को कम करना, कुपोषण घटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य पहुंचाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना। अगर नीति निर्माण की प्रक्रिया 100% नैतिक हो, लेकिन भूखे को रोटी न मिले, मजदूर को रोजगार न मिले, रोगी तक दवा न पहुंचे, तो फिर उस नैतिक प्रक्रिया का व्यवहारिक अर्थ क्या रह जाता है। ठीक। उदाहरण के लिए मान लीजिए पोषण का, जैसे हमने उदाहरण देखा कि किसी राज्य ने कुपोषण कम करने के लिए बड़ा पोषण अभियान चलाया, मान लीजिए डेटा एकदम साफ सुथरे तरीके से इकट्ठा हुआ, सर्वे बिना रिश्वत, बिना हेरे फेरी के किए गए, और रिपोर्टिंग में जीरो मैनिपुलेशन, लेकिन ना तो आंगनबाड़ी को पर्याप्त फंड मिला, न सप्लाई चेन ठीक हुई, ना ही मॉनिटरिंग मजबूत की गई। परिणाम क्या होगा? डेटा भले नैतिक और पारदर्शी हो, लेकिन जमीन पर बच्चों में कुपोषण घटे ही नहीं। इस स्थिति में जनता कहेगी इतने सर्वे कर लिए, इतनी मीटिंग कर ली, पर पेट तो आज भी खाली है। यहाँ स्पष्ट है कि सिर्फ नैतिक साधन बिना परिणाम, प्रभावी परिणाम के नीति निर्माण को निरर्थक बना देते हैं। ठीक है। अगला है तेजी से बदलती सामाजिक समस्याएं। तेजी से बदलती सामाजिक समस्याएं जैसे जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य संकट, बेरोजगारी, डिजिटल विभाजन, इनसे निपटने के लिए प्रभावी परिणाम आवश्यक है। यानी आज की दुनिया में चुनौतियां बहुत जटिल और तेजी से बदलने वाली हैं। जलवायु परिवर्तन, सूखा, बाढ़, अनियमित बारिश, स्वास्थ्य संकट जैसे महामारी, नई बीमारियां, बेरोजगारी,
स्किल गैप, डिजिटल डिवाइड, कुछ लोगों के पास इंटरनेट ज्ञान है, कुछ तो बिल्कुल वंचित हैं इससे। इन सब का सामना करने के लिए सिर्फ साफ सुथरा कागजी काम नहीं, बल्कि ठोस नापे जा सकने वाले परिणाम जरूरी है। यहीं से आता है रिजल्ट ओरिएंटेड गवर्नेंस, यानी आउटकम बेस्ड बजटिंग, परफॉर्मेंस इंडिकेटर जैसी अवधारणाएं। ठीक। अगला है संसाधनों की सीमितता। सार्वजनिक धन सीमित है, इसलिए परिणाम केंद्रित नीति निर्माण अनिवार्य हो जाता है। उदाहरण के लिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्रभावशीलता को मापने के लिए परिणाम संकेतकों का उपयोग किया गया, जिससे नीति और लक्ष्य उन्मुख बनी। यानी स्वच्छ भारत मिशन में परिणामों को प्रभावशीलता मापने के लिए कई रिजल्ट इंडिकेटर तय किए गए, जैसे कितने घरों में शौचालय बने, खुले में शौच की प्रथा में कितना कमी आई, ठोस तरल कचरा प्रबंधन की स्थिति क्या है, गांव शहर को ओडीएफ यानी ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित करने के मानक क्या हैं। इन संकेतकों ने दो काम किए। पहला, नीति को लक्ष्य उन्मुख बनाया और प्रशासकों को यह स्पष्ट संकेत दिया कि केवल फंड खर्च करना ही सफलता नहीं, बल्कि जमीन पर व्यवहार में बदलाव लाना ही असली परिणाम है। इससे यह संदेश गया कि नैतिक प्रशासक वही है जो नियमों का पालन करते हुए वास्तविक मापने योग्य सुधार भी लाए। अगला है, क्या दोनों में संतुलन संभव है? क्या दोनों में संतुलन संभव है? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि क्या हमें मीन्स बनाम एंड्स में से किसी एक को चुनना है, या क्या दोनों का संतुलन बनाया जा सकता है? तो लोक प्रशासन में वास्तविक मार्ग यानी नाइदर मीन्स ओनली नार एंड्स ओनली है। दोनों में से संतुलन ही सर्वोत्तम प्रशासनिक नैतिकता को जन्म देता है। यानी इथिकल मीन्स प्लस इथिकल एंड्स इक्वल टू गुड गवर्नेंस। जब इथिकल मीन्स होंगे और इथिकल एंड्स होंगे तो गुड गवर्नेंस की अवधारणा होगी। तो अब क्या हमें मीन्स बनाम एंड्स में से किसी एक को चुनना है, या दोनों को संतुलन बनाया जा सकता है? तो लोक प्रशासन का वास्तविक मार्ग है ना तो केवल साधन और ना ही केवल परिणाम, बल्कि इथिकल मीन्स और इथिकल एंड्स इक्वल टू गुड गवर्नेंस। यही आइडियल फार्मूला है। अब नीति निर्माण में पारदर्शी प्रक्रिया, डेटा आधारित निर्णय, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, अकाउंटेबिलिटी तंत्र, ये सब न केवल साधनों को नैतिक बनाते हैं बल्कि परिणामों की प्रभावशीलता भी बढ़ाते हैं। यानी एक आदर्श नीति निर्माण की प्रक्रिया में कुछ मुख्य विशेषताएं होती हैं, जैसे पारदर्शी प्रक्रिया, ठीक, फाइल मूवमेंट, मीटिंग नोट्स, टेंडर विवरण सब डिजिटल ट्रेल में दर्ज हो। डेटा आधारित निर्णय, जैसे भावनात्मक या रणनीतिक दबाव से निर्णय, बल्कि ठोस आंकड़ों और साक्ष्यों के आधार पर नीति बनी होनी चाहिए। स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, जिस पर नीति का असर पड़ेगा, जैसे किसान, मजदूर, उद्योग, नागरिक समूह, उनसे पहले ही संवाद हो। अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, अगर लक्ष्य पूरे ना हो तो जिम्मेदारी तय हो, रिव्यू हो, सुधार की गुंजाइश हो। ये सब साधनों को नैतिक बनाते हैं और साथ ही परिणामों की प्रभावशीलता को बढ़ाते हैं। ठीक। उदाहरण के लिए नीति आयोग की एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग पहल, जिसमें साधन भी पारदर्शी हैं और परिणाम भी अधिक प्रभावी सिद्ध हुए हैं। यानी भारत में नीति आयोग और कई राज्यों ने एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग की पहल की है। इसमें सबसे पहले समस्या का डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर विभिन्न नीति विकल्पों का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस होता है, पायलट प्रोजेक्ट चलाकर देखा जाता है कि कौन सा मॉडल ज़्यादा कारगर है, और अंत में स्केल अप करके पूरी आबादी पर लागू किया जाता है। इस मॉडल में मीन्स भी वैज्ञानिक, पारदर्शी और तर्कसंगत हैं, और एंड्स भी ज़्यादा सटीक और प्रभावशाली निकलते हैं। यानी यहाँ साधन और परिणाम एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक बन जाते हैं। आधुनिक संदर्भ में जो है देखें तो हाल ही के बहसों में एआई गवर्नेंस, डेटा सुरक्षा और सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों की पारदर्शिता ने यह स्पष्ट किया है कि नैतिक साधनों की उपेक्षा करते हुए केवल परिणामों पर केंद्रित नीति निर्माण जोखिमपूर्ण हो सकता है, जैसे डेटा लीक, एल्गोरिथमिक बायस और सर्विलांस कंसर्न। ठीक। यानी डिजिटल युग में साधन बनाम परिणाम की बहस और ज़्यादा डिजिटल हो गई है। सरकारें एआई, बिग डाटा, फेशियल रिकॉग्निशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म,
का इस्तेमाल कर रही है अपराध नियंत्रण के लिए, लक्षित सब्सिडी, सोशल सिक्योरिटी, स्मार्ट सिटी प्रबंधन आदि के लिए। अब मान लीजिए किसी शहर में क्राइम प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर लगा दिया जाता है, तो यह अनुमान लगाता है कि कौन सा इलाका खतरनाक है और पुलिस वहाँ ज़्यादा निगरानी रखती है। अगर इस सॉफ्टवेयर के एल्गोरिदम में बायस है तो एक ही समुदाय या एक ही वर्ग के लोग हमेशा संदिग्ध माने जाने लगेंगे। यहाँ समस्या क्या है? बाहर से देखें तो परिणाम अच्छा लग सकता है, अपराध थोड़ा कम हो गया, लेकिन साधन यानी मीन्स यानी डेटा कलेक्शन, एल्गोरिथमिक डिज़ाइन, निगरानी का तरीका अगर पारदर्शी और नैतिक नहीं है तो यह नागरिकों की निजता, गरिमा और समानता के अधिकार का पर हमला बन जाता है। इसलिए आज एआई, गवर्नेंस, डाटा प्रोटेक्शन, लॉ, एल्गोरिथमिक ट्रांसपेरेंसी जैसे मुद्दे लोक प्रशासन की नैतिक बहस के केंद्र में आ गए हैं। संदेश साफ है, सिर्फ सुरक्षा या एफिशिएंसी के नाम पर नैतिक साधनों की बलि नहीं दी जा सकती। पूरे डिस्कशन को समेटते हैं। लोक प्रशासन के लिए न केवल साधनों की नैतिकता पर्याप्त है और ना ही केवल परिणामों की प्रभावशीलता, ठीक है, बल्कि अगर सिर्फ मीन्स पर ध्यान देंगे तो रिस्क है कि नीतियां किताबों तक सीमित रह जाएंगी, ज़मीन पर बदलाव कम दिखेगा। और अगर सिर्फ एंड्स पर ध्यान देंगे तो रिस्क है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन हो, संवैधानिक मूल्यों से समझौता होगा और सार्वजनिक विश्वास टूट जाएगा। इसलिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? इथिकल मीन्स के साथ इफेक्टिव एंड्स। यही संतुलन सुशासन यानी गुड गवर्नेंस को जन्म देती है, सार्वजनिक विश्वास को मजबूत करता है और संविधान में निहित न्याय, समानता और गरिमा के मूल्यों को रक्षा करता है। यानी लिखेंगे निष्कर्ष में कि लोक प्रशासन के लिए न तो केवल साधनों की नैतिकता पर्याप्त है और न ही केवल परिणामों की प्रभावशीलता। सामाजिक नैतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि नैतिक साधन अपनाए जाएं और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। यही संतुलन यानी गुड गवर्नेंस, सार्वजनिक विश्वास और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करता है। अतः नीति निर्माण में साधन और परिणाम दोनों की समान प्राथमिकता ही सर्वोत्तम मार्ग है। यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस जैसे एग्जाम में यदि आपसे पूछा जाए शुड अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर प्रायोरिटीज मीन्स आर इन, तो आप आत्मविश्वास से लिख सकते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक प्रशासन में मीन्स और एंड दोनों ही समान प्राथमिकता ही सच्चे अर्थों में नैतिक, मानवीय और प्रभावी लोक प्रशासन का आधार बनती है। अगर यह चर्चा आपको उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि और भी छात्र और अभ्यर्थी लोक प्रशासन की नैतिकता को गहराई से समझ सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स और गवर्नेंस पर ऐसे ही और विशेषज्ञ स्तरीय लेक्चर आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।